दिखाओ, उनको दिखा दो। आ रहा हूँ अभी मैं, कोई इमरजेंसी हो तो बुला लेना मेरे को। आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। देखो तुम देखो, मैं बता दूंगा। आपको समझ में नहीं आए तो मेरे पास भेज देना पेशेंट को। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। सीबीसी है ये। हाँ, इन्फेक्शन आ रहा है आपको, टीएलसी काउंट बढ़ा हुआ आ रहा है आपका, इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक दे दो इनको, सेफ्ट्रेक्सोन लगा दो, और 1.5 ग्राम बीडी 3 दिन के लिए। NS 100 ml में लगा देना। AST जरूर कर लेना। फीवर है क्या? PCM भी लगा दो 100 ml। आओ मेरे पास आ जाओ। देखो एंटीबायोटिक आपको देनी है, तो कौन से इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबायोटिक देनी है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। आओ इधर आओ। 22 पेज है आपका। आ जाओ, पेशेंट वो देख लेंगे। देखो अभी वो पेशेंट आया था, उसका WBC काउंट बढ़ी हुई थी। WBC काउंट आ रही थी 16,000। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 4 से 11। 4,000 से 11,000 ये WBC की नॉर्मल रेंज होती है, और उसकी कितनी आ रही थी? 16,000। जबकि पेशेंट टाइफाइड पॉजिटिव था, तो टाइफाइड पॉजिटिव है, WBC काउंट बढ़ा हुआ है, तो मैंने सेफ्ट्रेक्सोन लगाया है उसको। साथ में इंजेक्शन सिप्रोफ्लोक्सासिन 100 ml भी लगाना चाहिए, है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइफाइड में कौन कौन सी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो? सेपेक्जिम, सेफ्ट्रेक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एंटीबायोटिक ये दे सकते हो। प्रेगनेंसी में ये नहीं देना, फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी में आपको नहीं देनी है ना? ध्यान रखना है। एक मिनट रुको। क्या हुआ? देखो OPD में आपके पास इन्फेक्शन का पेशेंट आता है और उसको एंटीबायोटिक आपको देनी है, तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो कौन कौन से इन्फेक्शन में? तो देखो, सबसे पहले ENT का कोई भी इन्फेक्शन लेके आपके पास पेशेंट आता है, या फिर चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, जैसे न्यूमोनाइटिस हो गया, या फिर स्किन का कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें अपन एंटीबायोटिक देते हैं पेनिसिलिन ग्रुप की या फिर सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। ENT का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन या फिर स्किन का कोई भी इन्फेक्शन है, तो इसमें अपन पेनिसिलिन ग्रुप की या फिर सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, ट्रिगर साइन पॉजिटिव देखने को मिलता है इसमें। पेशेंट को यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे दबाओगे ना तो यहाँ पे पेन होगा, इसको बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। ट्रिगर साइन पॉजिटिव देखने को मिलेगा आपको।
ठीक है, तो ईएनटी का इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया और स्किन का इन्फेक्शन हो गया। इसमें अपन एंटीबायोटिक देते हैं पेनिसिलिन ग्रुप की या फिर सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक, जैसे ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, एओएम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सीओएम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, साइनुसाइटिस हो गया, टोंचिलाइटिस हो गया, एक्यूट फेरिंजाइटिस हो गया, न्यूमोनाइटिस हो गया, इम्पेटिगो हो गया, पायोडर्मा हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई वुंड हो गया, तो यह स्किन का इन्फेक्शन या चेस्ट का इन्फेक्शन या ईएनटी का इन्फेक्शन, इसमें पेनिसिलिन ग्रुप की या फिर सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक देते हैं। सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में भी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। अब इनमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक आती है वो मैं आपको बताता हूँ। एमोक्सिलिन आप दे सकते हो, जिसकी डोज होती है 40 mg पर kg पर डे। एमोक्सिलिन आप दे सकते हो, डोज 40 mg पर kg पर डे। ठीक है, तो ईएनटी का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, कोई पेशेंट आपके पास में ओपीडी में आता है, तो अभी जैसे अपने पास में आया था, तो उसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो। एमोक्सिलिन आप दे सकते हो, जिसकी डोज 40 mg पर kg पर डे है, पर डोज नहीं है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद में एमोक्सिक्लेव भी आप दे सकते हो, जिसकी डोज 50 mg पर kg पर डे। इसके बाद में सेपेक्जिम आप दे सकते हो, जिसकी डोज 10 mg पर kg पर डे। सेपेलेक्जिन आप दे सकते हो, जिसकी डोज 15 mg पर kg पर डे। एजिथ्रोमाइसिन आप दे सकते हो, जिसकी डोज 10 mg पर kg ओडी इसको देना होता है। एजिथ्रोमाइसिन ओडी ही देना होता है, लेकिन अगर टाइफाइड का पेशेंट है तो इसमें आपको डबल डोज में देना होता है एजिथ्रोमाइसिन को। डोक्सीसाइक्लिन आप दे सकते हो 100 mg बीडी। डोक्सीसाइक्लिन आप दे सकते हो, डोक्सीसाइक्लिन अपन देते हैं एटिपिकल बैक्टीरिया के लिए। 100 mg बीडी आप दे सकते हो। शेपुरोक्जिम आप दे सकते हो, और यह एंटीबायोटिक हो गई। अब आईवी एंटीबायोटिक की बात करूं मैं, तो सेफ्ट्रेक्सोन आप लगा सकते हो, जिसकी डोज 100 mg पर kg पर डे, और एक बार में मैक्सिमम 2 ग्राम तक ही आप सेफ्ट्रेक्सोन लगा सकते हो। और आईवी एंटीबायोटिक आप लगाते हो तो एएसटी पेशेंट की जरूर कर लेनी है, और हो सके तो NS 100 ml में आपको आईवी एंटीबायोटिक लगानी चाहिए। तो आईवी एंटीबायोटिक में सेफ्ट्रेक्सोन आप लगा सकते हो, अमीकासिन आप लगा सकते हो, जिसकी डोज 15 mg पर kg, और ओडी इसको लगाना होता है अमीकासिन को। पिप्रासिलिन टेजोवेक्टम आप लगा सकते हो, जिसकी डोज 100 mg पर kg 8 ओवरली, TDS आपको लगाना होता है। एमोक्सिक्लेव आप लगा सकते हो 100 mg पर kg TDS। इधर आओ, तो देखो ये एंटीबायोटिक आप दे सकते हो। ओपीडी में आपके पास कोई पेशेंट आता है तो एमोक्सिलिन दे सकते हो, एमोक्सिक्लेव दे सकते हो, सेपेक्जिम दे सकते हो, सेपेलेक्जिन आप दे सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, डोक्सीसाइक्लिन आप दे सकते हो, शेपुरोक्जिम आप दे सकते हो। और आईवी एंटीबायोटिक की बात करूँ तो सेफ्ट्रेक्सोन आप लगा सकते हो, अमीकासिन आप लगा सकते हो, पिप्रासिलिन टेजोवेक्टम आप लगा सकते हो, और इंजेक्शन एमोक्सिक्लेव आप लगा सकते हो। तो इतनी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो। अगर ईएनटी का कोई इन्फेक्शन है, चेस्ट का इन्फेक्शन है या स्किन का इन्फेक्शन है तो ओके। तो अभी आपके पास में पेशेंट आया जिसका WBC काउंट 16,000 था और टाइफाइड पॉजिटिव था, तो NS 100, और साथ में उसको पेशेंट देख लेंगे, आप आ जाओ मेरे पास।
एंटीबायोटिक के बारे में बता दूं आपको, पेशेंट को देख लेंगे। तो इतनी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो। ईएनटी का कोई इन्फेक्शन है, चेस्ट का इन्फेक्शन है या फिर स्किन का इन्फेक्शन है तो कौन कौन सी, एमोक्सिक्लेव, एमोक्सिलिन, सेपेक्जिम, सेप्रेक्जोन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सेपुरोक्जिम, अमिकासिन, पिप्रासिलिन, टेजोबेक्टम और इंजेक्शन एमोक्सिक्लेव। इतनी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो ओपीडी में पेशेंट को, और आईवी एंटीबायोटिक भी ये दे सकते हो। और प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन लेके आता है पेशेंट आपके पास में, प्रेगनेंसी है 3 महीने की, 4 मंथ की, 6 मंथ की, तो उसमें भी ये एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, पेनिसिलिन ग्रुप की या फिर सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन ये 2 ग्रुप वाली एंटीबायोटिक आप दे सकते हो। और प्रेगनेंसी में ईएनटी का कोई इन्फेक्शन लेके आता है, चेस्ट का इन्फेक्शन लेके आता है या स्किन का कोई इन्फेक्शन लेके आता है तो ओके। तो इतनी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो। जैसे कल आपके पास में एक पेशेंट आया था एओएम, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, तो उसमें आपने क्या दिया था, एमोक्सिक्लेव दिया था, ठीक है, वो है ना बेस्ट एंटीबायोटिक होती है। तो ईएनटी का कोई इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो गया, सीओएम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो गया, एक्यूट फेरिंजाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, इम्पेटिगो हो गया, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसमें इंजरी हो गई, चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये वाली एंटीबायोटिक आप दे सकते हो आराम से, बिना सोचे समझे। डोज भी बता दी, एंटीबायोटिक भी आपको बता दी मैंने, ठीक है। इसके बाद में जीआई का कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे एंटेरोकोलाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया या यूटीआई हो गया, जैसे सिस्टाइटिस हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, तो इसमें अपन, ये मोस्ट कॉमन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इनमें, ओके, ग्राम नेगेटिव होता है और 20% केस में ग्राम पॉजिटिव भी होता है। तो इसमें आपको फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एंटीबायोटिक देनी है या फिर एमिनोग्लाइकोसाइड देना है ना। अगर ईयर में कोई फंगल है तो आपको ईयर ड्रॉप देनी है क्लोट्रिमेजोल और बेक्लोमेथासोन। ईयर एंटी फंगल ईयर ड्रॉप देनी है और एंटीबायोटिक भी आपको साथ में देनी है। एमोक्सिक्लेव आप दे सकते हो 50 mg पर केजी पर डे, 40, 50, 60 ये नॉर्मल रेंज होती है। 40 mg भी होती है, 50 भी होती है और 60 भी होती है। फंगल है तो ईयर ड्रॉप तो आपको देनी ही देनी है। एओएम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इसमें आपको ईयर ड्रॉप नहीं देनी है। सीओएम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का पेशेंट आपके पास में आता है तो उसमें आपको ईयर ड्रॉप देनी है। प्रेगनेंसी में पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आप दे सकते हो। और आईवी एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड ही करनी चाहिए। जब तक जरूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तब तक आईवी प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं लगाना चाहिए आपको। चाहे वो आईवी फ्लूइड आप लगा रहे हो, आईवी एंटीबायोटिक आप लगा रहे हो, तो यह प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए बच्चों इनको। और आप लगा रहे हो तो पेशेंट को एडमिट करके आपको लगाना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी है और उसमें पाइलोनेफ्राइटिस है तो वो एक सीवियर कंडीशन है, उसमें पेशेंट को आपको एडमिट करना पड़ेगा और फिर आईवी एंटीबायोटिक सेफ्ट्रेक्सोन हो गया, ये वाली एंटीबायोटिक आपको लगानी पड़ेगी पेशेंट को एडमिट करके। तो आईवी एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी में आपको नहीं लगानी है। तो फंगल है तो ईयर ड्रॉप तो आपको देनी ही देनी है, उसमें एंटी फंगल मेडिसिन होनी चाहिए। अब कोई सी भी वो ईयर ड्रॉप हो सकती है। क्लोट्रिमेजोल प्लस बेक्लोमेथासोन ये बेस्ट आती है, ये दो, और साथ में एंटीबायोटिक भी आपको देनी पड़ेगी।
तो ओपीडी में आपके पास कोई पेशेंट इन्फेक्शन लेके आता है, ईएनटी का या चेस्ट का या स्किन का, तो इतनी सारी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, पेनिसिलिन ग्रुप की या फिर सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। और आईवी एंटीबायोटिक की बात करूँ तो सेफ्ट्रेक्सोन आप लगा सकते हो, पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम आप लगा सकते हो, अमीकासिन आप लगा सकते हो, एमोक्सिक्लेव आप लगा सकते हो, ठीक है। और इतनी सारी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में जीआई का कोई इन्फेक्शन हो गया या यूटीआई है पेशेंट में, तो उसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, तो उसमें आप है ना एमिनोग्लाइकोसाइड या फिर फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एंटीबायोटिक दे सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो ये ट्रिक है, इससे याद रखो आप। प्रेगनेंसी में एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक आपको नहीं देनी है ना। प्रेगनेंसी में या सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट आपके पास में आता है तो उसको एमिनोग्लाइकोसाइड ये वाली एंटीबायोटिक आपको नहीं देनी है। हाँ, फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एंटीबायोटिक भी आपको नहीं देनी है। बच्चों में भी अपन नहीं देते, ओल्ड एज में भी नहीं देते अपन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को कवर करती है, इसीलिए। तो जैसे कोलाइटिस हो गया या एंटेरोकोलाइटिस हो गया या लिम्फेडिनोपैथी हो गई या फिर यूटीआई है जैसे सिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, तो इनमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, तो फ्लोरोक्विनोलोल या फिर एमिनोग्लाइकोसाइड, ओके। और देखो दो एंटीबायोटिक सेपेक्जिम एंड सेफ्ट्रेक्सोन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को कवर करती है। ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है, तो ये सब में आप दे सकते हो, कॉमन एंटीबायोटिक होती है ये, है ना। तो इसमें आप ओफ्लोक्सासिन दे सकते हो जिसकी डोज 15 mg पर केजी पर डे, इधर आओ, 15 mg पर केजी पर डे ओफ्लोक्सासिन दे सकते हो। नोरफ्लोक्सासिन दे सकते हो, 400 mg बीडी आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में लीवोफ्लोक्सासिन आप दे सकते हो, 500 mg ओडी आप दे सकते हो। इसके बाद में सेपेक्जिम दे सकते हो, सेफ्ट्रेक्सोन आप लगा सकते हो और अमीकासिन आप दे सकते हो 15 mg पर केजी ओडी। मेट्रोनिडाजोल आप दे सकते हो 10 mg पर केजी टीडीएस आपको देना है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन आप दे सकते हो, प्रेगनेंसी में भी दे सकते हो, ठीक है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन दे सकते हो और फोस्फोमाइसिन दे सकते हो, यह बेस्ट होता है। फोस्फोमाइसिन 3 ग्राम का सेचेट होता है, सिंगल डोज में आपको देना होता है और 5 दिन बाद में इसको आप रिपीट कर सकते हो। क्या हुआ, आ रहा। पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम इसकी डोज 100 mg पर केजी 8 ओवरली आपको देना होता है, मतलब टीडीएस, है ना। अमीकासिन 15 mg पर केजी ओडी ही आपको लगाना है और एमोक्सिक्लेव 40, 50, 60 mg पर केजी पर डे, जबकि आईवी लगा रहे हो तो 100 mg पर केजी। ये सारी एंटीबायोटिक आपको मैंने बता दी। ओपीडी में कोई पेशेंट आता है तो ये एंटीबायोटिक आप दे सकते हो। इधर आओ, देखो ये हो गया ना। देखो फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है किसी को, जैसे टीनिया का पेशेंट आपके पास में आता है तो उसमें है ना कम डोज में आपको एंटी फंगल मेडिसिन स्टार्ट करनी होती है और कम से कम 1 मंथ के लिए आपको देनी होती है एंटी फंगल मेडिसिन, तभी पेशेंट ठीक होता है। पहले 15 दिन की देते हैं और इसके बाद में 15 दिन की मेडिसिन और देते हैं।
सबसे पहले इट्राकोनाजोल 100 mg BD 15 दिन के लिए, ये 15 दिन के लिए मेडिसिन दो आप, ठीक है। ये क्योंकि है ना जो एंटी फंगल मेडिसिन होती है ना वो हिपेटोटॉक्सिक होती है, लीवर को डैमेज करती है, इसीलिए लॉन्ग टाइम तक अपन को ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इट्राकोनाजोल 100 mg BD 15 दिन के लिए ये दे दी। इससे अगर पेशेंट को रिलीफ होता है तो यही मेडिसिन रिपीट करते हैं 15 दिन के लिए, और इससे रिलीफ नहीं होता पेशेंट को तो फिर अपन इट्राकोनाजोल 200 mg BD 15 दिन के लिए स्टार्ट कर देते हैं। इससे भी रिलीफ नहीं होता तो टर्बिनापिन 250 mg BD 15 दिन के लिए, और क्रीम दे दो, एंटी फंगल क्रीम दे दो, जैसे लूलिकोनाजोल आप दे सकते हो, और इचिंग के लिए LCZ या CPM आप दे सकते हो। ये मेडिसिन आपको देनी होती है फंगल के लिए। हाँ, PCM से आप याद रख सकते हो, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन में भी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, मोस्ट कॉमन यही देते हैं अपन। तो ये है ना, ये ओपी अभी पेशेंट आया था ना, तो देख लेना है ना आप। अब IV फ्लूइड और बता देता हूँ आपको। देखो IV फ्लूइड की डोज क्या होती है, IV फ्लूइड, ठीक है। तो पीडियाट्रिशियन बच्चों में बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। IV फ्लूइड पेपर नहीं है क्या, पेशेंट को देख लेंगे आप, आ जाओ। देखो IV फ्लूइड पीडियाट्रिशियन, तो पहले दिन डे 1 पहले दिन का बच्चा होता है, उसको अगर आपको IV फ्लूइड देना है, जैसे पहले दिन का बच्चा है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, तो अब उसको D10% लगाना पड़ेगा। पहले दिन का बच्चा है हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया तो D10% उसको लगाना पड़ेगा। अब उसकी डोज क्या होती है, तो देखो पहले दिन का बच्चा उसको आपको देना है D10%, और D2 पर भी आपको IV फ्लूइड देना है तो D10% आपको देना है, तो D10% देना है। और पहले दिन देना है 60 ml पर kg पर डे। जैसे पहले दिन का बच्चा है उसका वेट है 3 kg वेट है, तो 3 × 60 180 ml पूरे दिन में बच्चे को देना है पहले दिन। दूसरे दिन 75 ml पर kg पर डे, और दोनों पहले दिन और दूसरे दिन D10% आपको देना है, D10%, ठीक है। अब तीसरे दिन बच्चे को IV फ्लूइड देना, या चौथे दिन देना, या 5वें दिन देना, या 6ठे दिन, या 7वें दिन देना, तो इनमें देते हैं अपन N/2। पहले दिन और दूसरे दिन D10% अपन दे रहे थे, और तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन अपन देते हैं N/2 अपन बना लेंगे फॉर्मूले से, ठीक है। ये IV फ्लूइड देते हैं पहले दिन और दूसरे दिन D10%, और तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन N/2, ठीक है। ये तो IV फ्लूइड आपको देना है। पहले दिन कितना देना है, 60 ml पर kg पर डे। दूसरे दिन 75 ml पर kg पर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा, कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। IV फ्लूइड बच्चों में पहले दिन कितना देते हैं, दूसरा दिन कितना देते हैं, तीसरे दिन कितना देते हैं, 15 kg के बच्चे में IV फ्लूइड कितना देना चाहिए, 20 kg के बच्चे में IV फ्लूइड कितना देना चाहिए, किसी को नहीं आता। ये बहुत हाई लेवल की चीज है ना। पहले दिन और दूसरे दिन अपन D10% देते हैं बच्चे को, है ना। बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, इसीलिए अगर मदर को इंसुलिन चल रही है या मेटफॉर्मिन चल रही है तो फिर मैक्सिमम केस में बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है ना। तो अपन D10% देते हैं, NS नहीं लगाते अपन, है ना।
तो ये हो गया, ठीक है। और अब देखो 10 केजी से कम का बच्चा है, जैसे 9 केजी हो गया, 8 केजी हो गया, तो उसमें अपन आईवी फ्लूइड देते हैं 100 ml पर केजी पर डे। जैसे 9 केजी का बच्चा आपके पास में आया है, उसको आपको आईवी फ्लूइड देना है, तो 10 केजी से कम के बच्चों में 100 ml है ना, तो 900 ml पर केजी पर डे। 900 ml आईवी फ्लूइड बच्चे को पूरे दिन में देना है अगर 9 केजी का बच्चा है तो, ठीक है। नीट की जरूरत ही नहीं है भैया मेरे को, ऐसे ही अच्छा है, अपना क्लिनिक अच्छा चल रहा है, नीट की जरूरत नहीं है। जेआर है वही बहुत है, जेआर है ना वही बहुत है। तो 10 केजी से कम का बच्चा है तो उसमें आईवी फ्लूइड देना है, इधर आओ ना, उधर कहाँ जा रहे हो, 100 ml पर केजी पर डे। 10 केजी का बच्चा जैसे 9, ठीक है। इसके बाद में 11 से 20 केजी तक के बच्चों में आईवी फ्लूइड देते हैं 1000 ml प्लस 50 ml पर केजी पर डे, ठीक है। अब देखो जैसे 15 केजी का बच्चा आपके पास में आया है, कोई वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अब उसको आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। तो 15 केजी का बच्चा है तो 11 से 20 केजी तक के बच्चों में आईवी फ्लूइड 1000 ml प्लस ऐड करना है 50 ml पर केजी पर डे। यह आईवी फ्लूइड होता है, यही डोज होती है। ऐसे नहीं है कि 1 साल के बच्चों में इतना आईवी फ्लूइड, 1.5 साल के बच्चों में इतना आईवी फ्लूइड, ऐसे वो सब गलत है ना, डोज यही होती है। जैसे हाँ, फिब्राइल सीजर, तो देखो 6 महीने से लेकर 7 से 8 साल के बच्चों में सीजर आ सकते हैं। अगर बच्चे को फीवर है तो 6 महीने से 7 से 8 साल तक के बच्चों में अगर फीवर आता है, बुखार आता है, तो जितना जल्दी हो सके बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है, फीवर को कम करना है पैरासीटामोल देके, बहुत जरूरी है। नहीं तो 6 महीने से 7 साल तक के बच्चों में फीवर के साथ में सीजर आ सकते हैं 90% केस में, ठीक है। तो अगर आपके पास में कोई बच्चा आता है 6 महीने से लेकर 7 साल तक का बच्चा, तो उसको पैरासीटामोल तो देनी ही देनी है, और साथ में बोलना है, और साथ में उसको क्लोबाजाम देके रखनी है बच्चों। क्लोबाजाम 5 mg BD 3 दिन के लिए आपको देनी है बच्चे को, और या फिर मिडाजोलाम का स्प्रे आता है SOS में, वो देके रखना है। तो 6 महीने से 8 या 7 साल तक का बच्चा आपके पास में आता है फीवर लेके, बुखार हो रही है, तेज फीवर है, तो सिम्टोमेटिक तो करना ही है आपको। एंटीबायोटिक भी आपको जरूर देनी है बच्चे को, क्लोबाजाम भी देना है 5 mg BD, क्लोबाजाम देना है, मिडाजोलाम का स्प्रे देके रखना है आपको। जब सीजर आने लग जाए तो स्प्रे आपको लेना है, ऐसे पेशेंट को बोल देना है। और पेशेंट को जरूर बोलना है फीवर है तो इसको ताने आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चा आपके पास में आता है तो हो सके तो क्लोबाजाम या फिर मिडाजोलाम SOS में आपको देके रखना है, बहुत जरूरी है ये। और ये सिम्टम है बच्चों, ये कोई डिजीज नहीं है। बच्चों में 6 महीने से लेकर 7 से 8 साल के बच्चों में फीवर आता है तो सीजर आ सकते हैं, फिब्राइल सीजर हो गया, ये आ सकते हैं बच्चों में, ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, ऐसा कोई पेशेंट आपके पास में आता है तो। लेकिन उसको क्लोबाजाम या मिडाजोलाम का स्प्रे देकर जरूर रखना है। तो 11 से 20 केजी, सॉरी ना 11 से 20 केजी तक के बच्चों में अपन आईवी फ्लूइड देते हैं 1000 ml प्लस 50 ml, इधर देखो 50 ml पर केजी
पर डे। क्या हुआ? ठीक है। इसके बाद में 21 से 30 केजी तक के बच्चों में आईवी फ्लूइड देते हैं 1500 ml प्लस 25 ml पर केजी पर डे। तो 30 केजी तक के बच्चों में मैंने आपको आईवी फ्लूइड बता दिया, कितनी डोज में देना है यह भी आपको मैंने बता दिया। तो ईएनटी का कोई इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया, इसमें अपन एंटीबायोटिक देते हैं पेनिसिलिन ग्रुप की या फिर सेपेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक। इसमें भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। जीआई का कोई इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई का कोई इन्फेक्शन हो गया तो फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एंटीबायोटिक या फिर एमिनोग्लाइकोसाइड। इसमें ऐड कर सकते हैं मेट्रोनिडाजोल हो गया, और क्या ऐड कर सकते हैं, फोस्फोमाइसिन हो गया, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन हो गया, ये वाली एंटीबायोटिक भी अपन ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा एंटीबायोटिक का चार्ट हो गया पूरा। आईवी फ्लूइड 10 केजी से कम का बच्चा है तो 100 ml पर केजी पर डे। देखो जब मेरी है ना साइकेट्रिक में ओपीडी लगी थी ना, तो उसमें कैसे इतने खतरनाक वाले पेशेंट आते थे, एकदम पागल वाले पेशेंट आते थे। एपिलेप्सी हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, बाइपोलर डिसऑर्डर। पेशेंट एकदम हाइपर हो जाता है, बैठे बैठे हाइपर हो जाता है। बच्चों में डेक्सोना कमी लगाना, आईवी ये स्टेरॉइड क्यों लगाना, आपको स्टेरॉइड नहीं लगाना। और डायबिटिक पेशेंट है उसमें तो आपको स्टेरॉइड अवॉइड ही करना है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है स्टेरॉइड से। 10 केजी से कम का बच्चा है ना तो 100 ml पर केजी पर डे। जैसे आपके पास पेशेंट बच्चा आया 9 केजी का तो 900 ml पर केजी पर डे। पूरे दिन में 24 घंटे में 900 ml आईवी फ्लूइड बच्चे को देना है। और पहले दिन और दूसरे दिन D10% अपन देते हैं, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन बच्चा अपने पास में एडमिट होता है तो N/2 देते हैं अपन उसको। थायराइड है यार इसमें, तो हाइपोथायरॉयडिज्म है। TSH की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है इसमें, TSH बढ़ा हुआ है इसमें। थायरोक्सिन शुरू कर दो, लिवोथायरोक्सिन दे दो, 50 mcg दे दो। ओडी देना है मॉर्निंग में, टाइम फिक्स कर लो। जैसे मॉर्निंग में 5 बजे मेडिसिन ले ली, इसके 1 घंटे बाद में कुछ नहीं खाना, खाली पेट रहना है। 5 बजे मेडिसिन लेनी, इसके 1 घंटे बाद में नाश्ता वगैरह खाना वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। यही टाइम रखना है, डेली 5 बजे लेनी है ये वाली, ठीक है। दे दो ये लिवोथायरोक्सिन दे दो।
हाँ, तो देखो एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, तो साइकेट्री का कोई पेशेंट आपके पास में आता है तो उसके पर्चे में आप देखना बच्चों, 2 ग्रुप की मेडिसिन 90% केस में आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक तो SSRI ग्रुप की मेडिसिन, SSRI, और दूसरी ग्रुप की मेडिसिन बेंजोडाइजेपिन। ये 2 ग्रुप की मेडिसिन आपको 100% उसके पर्चे में मिलेगी ही मिलेगी। SSRI या फिर बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की मेडिसिन दोनों भी मिल सकती है और एक भी मिल सकती है, 100% आपको मिलेगी। साथ में विटामिन B12 भी मिलेगा और कैल्शियम प्लस विटामिन D ये भी मिल सकता है। ये मेडिसिन तो हर पर्चे में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। चौबीस घंटे में आप BD भी दे सकते हो, TDS भी आप दे सकते हो, लेकिन 24 घंटे में 900 ml, 9 kg का बच्चा है तो 900 ml आपको देनी है, और 900 ml आपको देनी है। अब पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग BD भी दे सकते हो, TDS भी आप दे सकते हो। एक मिनट, पी नॉर्मल है ये ECG नॉर्मल है इनकी। इधर आओ, देखो ये P वेव हो गई, QRS कॉम्प्लेक्स हो गया, ST सेगमेंट हो गया, ये J पॉइंट हो गया, और ये T वेव हो गई। तो देखो सब फॉलो हो रहा है ना। HR भी देखो नॉर्मल है, 80 BPM, P वेव भी देखो 106, PR 144, QRS 86 ms, नॉर्मल है ना सब। देखो ST सेगमेंट भी देखो नॉर्मल है सब, है ना। ये J पॉइंट है, तो ये ECG नॉर्मल है, नॉर्मल है।